Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइज़, अगर आप जेके एसएसबी जेई सिविल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा देखो, इस टाइम पे अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि टाइम इतना नहीं रह गया कि आप हर एक सब्जेक्ट को टू द सिलेबस और A to Z कर सको। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दिस टाइम, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करो। उन टॉपिक्स में जितने इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उन्हें कीजिए। अराउंड 200 to 300 MCQs हर एक सब्जेक्ट के कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपकी हेल्प की है। देखो, हर एक सब्जेक्ट के मैंने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उन टॉपिक्स में फर्दर आप MCQs फाइंड करोगे तो 300+ MCQs होंगे। तो इस चैनल में आपको सब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और MCQs मिलेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पार्ट 4 है। यहाँ पे आज इसको कंप्लीट करें। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी जेई सिविल एग्जाम। गाइज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के हमने पार्ट 1 में क्वेश्चंस डाले थे। देन पार्ट 2 में एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में के क्वेश्चंस हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के स्टार्ट करेंगे 51 तक। तो इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखें। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कराएं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन से बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। द टाइम एस्टिमेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 कॉन्ट्रैक्टर्स PQR&S फॉर एग्जीक्यूटिंग ए पार्टिकुलर जॉब एज अंडर। कह रहा है 4 कॉन्ट्रैक्टर है PQR&S, तो उनके द्वारा किसी काम को करने में जो वक्त लग रहा है वो यहाँ पे दिया है, जो रेड पेन से मार्क्ड है। देखो, यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट दिए हैं: ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इनके बारे में मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से बताया, फिर भी बता दूं कि ऑप्टिमिस्टिक होता है किसी एक्टिविटी या जॉब को सबसे कम टाइम में सबसे कम वक्त में करना, ठीक है। और पैसिमिस्टिक होता है मैक्सिमम कितने डेज में वो एक्टिविटी की जा सकती है। एंड मोस्ट लाइकली होता है जो ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक के बीच में टाइम आता है, ठीक है। PQRS द्वारा 4 टाइम एस्टिमेट दिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज़ मोर सर्टेन अबाउट कंप्लीटिंग द जॉब इन टाइम। इस टाइम एस्टिमेट को ध्यान में रखते हुए कौन से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये जो जॉब है वक्त रहते ख़त्म होगी। देखो, PQRS इन द्वारा ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पैसिमिस्टिक टाइम दिया। तो हम इन 4 कॉन्ट्रैक्टर के एस्टिमेट्स का वेरिएंस निकालेंगे। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के एस्टिमेट में वेरिएंस की वैल्यू सबसे कम होगी वो उस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा, मतलब चांसेस है कि वक्त रहते ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर करूँगा: एक्सपेक्टेड, जिसको एवरेज टाइम भी कहते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, पहले फॉर्मूला देख लो। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, इट इज़ इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट प्लस पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें वैल्यूज़ डालो। देखो, 5 + 10 × 4 + 13 डिवाइडेड बाई 6। तो ऐसे हमारी ये वैल्यूज़ 4 आ गई। दूसरा देखो, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिमिस्टिक 13 है, ऑप्टिमिस्टिक 5 है। 13 - 5 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, फिर रूट हुआ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका अगर रूट ख़त्म करेंगे, स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन क्या है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर दी। ये फाइंड करने के बाद जो वेरिएंस है सबसे कम 1 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो वेरिएंस है सबसे कम 1 आया, जो कि इस कॉन्ट्रैक्टर का है, Q कॉन्ट्रैक्टर का। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर Q है वो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इस प्रोजेक्ट को टाइम रहते ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन की क्या होती है? इट इज इक्वल टू प्रोबेबल डेज माइनस मैक्सिमम ड्यूरेशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। फ्री फ्लोट इज़ मेनली यूज टू। देखो, फ्री फ्लोट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? मैं भी आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फ्लोट और इनके ट्रिक्स भी बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज़। देखो, फ्री फ्लोट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ विच कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। मतलब फ्री फ्लोट से हम उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो
विच कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग, मतलब उन एक्टिविटीज़ को हम थोड़े टाइम के बाद भी स्टार्ट करेंगे तो इससे टोटल फ्लोट में फ़र्क नहीं आएगा प्रोसीडिंग एक्टिविटीज़ का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, देखो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉपिक्स हैं एक हिसाब से, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत कम टाइम में और बहुत कम क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर कराने की कोशिश की है। स्लैक टाइम रेफर्स टू एन इवेंट एंड इज इक्वल टू, देखो स्लैक टाइम याद रखिएगा ये कभी एक्टिविटी को रेफर नहीं करता, इट ऑलवेज रेफर टू एन इवेंट। और ये किसके बराबर होता है स्लैक टाइम? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। देखो ये बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कन्फ्यूज़ करती है, तो याद रखिएगा स्लैक टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बनता है कि देखो स्लैक टाइम इवेंट को रेफर कर रहा है, इसका मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी इवेंट को रेफर करेगा। व्हाट इज़ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम? TE से डिनोट होता है। देखो ये ज़रूरी है समझना कि जितने भी टाइम एस्टिमेट्स है ना, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड या एवरेज टाइम एस्टिमेट, ये सारे एक्टिविटी को रेफर करते हैं। वहीं जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है ये इवेंट को रेफर करता है। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता क्या है? एक ऐसा टाइम जिसमें किसी इवेंट के ख़त्म होने की मतलब पॉसिबिलिटी हो, कि हम कहें कि इवेंट हमारा एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कि ख़त्म होगा उस टाइम पे, उस टाइम को कहा जाता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। याद रखिएगा। It may be understood that no event can be considered completed until all activities leading to that event are completed. इसके अलावा ये भी ज़रूरी है समझना कि किसी भी इवेंट की कंप्लीशन डेट तब तक नहीं आती जब तक उस तक होने वाली एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कंसिडर किया 1 2 3 पाथ, 1 2 3 पाथ, और यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम अगर इवेंट 3 का निकालना हो, इवेंट 3 का निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा? देखो 5 दिन इसको, 6 दिन इसको, 11 दिन के बाद ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ इवेंट 3 क्या हो जाएगा? 11 डेज। याद रखिएगा। इसके अलावा एक और टर्म होती है इसी में, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, क्योंकि स्लैक टाइम होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ये भी इवेंट को रेफर करता है। और इट इज़ डिफाइंड एज द लेटेस्ट टाइम बाई विच एन इवेंट मस्ट टेक प्लेस टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। मतलब किसी इवेंट को कितने दिन लेट भी करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन डेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो किसी एक्टिविटी को स्टार्ट आज करना था, बट 3 दिन के बाद भी स्टार्ट करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल के हिसाब से टाइम रहते ख़त्म हो जाए। तो वो होता है किसी भी इवेंट का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कि उसको अगर 1-2 दिन लेट भी करो तो कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है 1 to एक्टिविटी ए, और इवेंट 2 से 3 के बीच में जो एक्टिविटी है वो बी है। इस एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड डेज़ हैं 6 दिन और इसके हैं 7 दिन बी के। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इट इज़ द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड, इट इज़ इक्वल टू अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट। देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी एक्टिविटी ए है तो इसको हम कब शुरू कर सकते हैं? जैसे 0 दिन है तो इसको हम 1 दिन से शुरू कर सकते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू इस इवेंट का जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है, कि इस इवेंट को कब शुरू कर सकते हैं या कब ख़त्म हो सकता है, वो होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, वो होता है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जैसे इवेंट 2 देखिए, इवेंट 2 का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है कि ये कब ख़त्म होगा? 0 + 6 दिन, 6 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और इस एक्टिविटी बी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? यही 6 दिन, कि 6 दिन के बाद एक्टिविटी बी हमारी शुरू हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट कन्फ्यूजिंग है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? TEF, इट इज़ द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। ये अर्लीस्ट टाइम होता है जिस पे एक्टिविटी को हम फिनिश कर सकते हैं। और ये होती किसके बराबर है? अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इट इज़ इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट प्लस ड्यूरेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्टिविटी। जैसे एक्टिविटी ए देखिए और एक्टिविटी बी देखिए, इनका अगर हम निकालें अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो ये किसके बराबर होगा? इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 0 दिन था और ड्यूरेशन 6 थी, तो 6 दिन हो जाएगा इसका लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और वैसे इसका क्या हो जाएगा? देखो इसमें 6 दिन इसके और 7 दिन इसके, 6 और 7 13 दिन। देखो 2 और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? ये होता है लेटेस्ट टाइम जिससे एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? ये होता है लेटेस्ट टाइम जिससे एक्टिविटी को हम फिनिश कर सकते हैं
ठीक है, मतलब लेट कितने टाइम पे हम फिनिश कर सकते हैं जिससे कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पे फ़र्क नहीं आएगा। और लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉरवर्ड इवेंट का, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप समझेंगे। देखो, मान लो कोई एक्टिविटी इवेंट 1 से 2 के बीच में एक एक्टिविटी है जिसकी ड्यूरेशन डी है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, जिसको अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। देखो, इसको फुल लिखें, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ये जो एरोज़ हैं इनको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर लेटेस्ट मुझे टोटल फ्लोट निकालना है, टोटल फ्लोट किसके बराबर होगा। देखो, ये एरो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एरो ख़त्म होने पे टोटल फ्लोट दिखा रहा है। तो टोटल फ्लोट की ट्रिक क्या है, आप इस एक ऐसी डायग्राम बना दें कभी भी, 1 इवेंट 2 इवेंट, बीच में ड्यूरेशन 2 एरोज़ बना दें, दोनों का जो फेस है मतलब हेड है वो इस तरह बना दें। इसके अलावा एक ये लाइन बना दें, एक ये लाइन बना दें और इनका हेड ऊपर की तरफ कर दें। तो अगर मुझे टोटल फ्लोट निकालना है, यहाँ पे टोटल फ्लोट लिखें। टोटल फ्लोट किसके बराबर हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। वैसे इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, इस डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इसके अलावा देखो, फ्री फ्लोट है, यहाँ पे फ्री फ्लोट अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और टेल स्लैक, यहाँ पे टेल स्लैक लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और हेड स्लैक क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये हमारा हेड स्लैक हो जाएगा। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। इस डायग्राम को अगर आप समझ जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन एज। प्रोजेक्ट में मिनिमम कॉस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो टाइम होता है उसको कहते हैं ऑप्टिमम ड्यूरेशन टाइम, मतलब जिसमें हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो। और इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंट जो कॉस्ट होती है इसी को ऑप्टिमम कॉस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन और इस ड्यूरेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारा ये टाइम है दैट इज़ ऑप्टिमम ड्यूरेशन, ये वाला, और ये जो है ऑप्टिमम कॉस्ट है। द कॉस्ट स्लोप इज़ डिफाइंड एज, देखो ये कॉस्ट स्लोप कर्व होता है। कॉस्ट स्लोप किसके बराबर होता है, ये देखो, ये हमारा ग्राफ था, इसको हमने थोड़ा बहुत लीनियर किया। तो यहाँ पे एक टाइम होता है y, इसको कहते हैं हम क्रैश टाइम, मतलब कम टाइम, कितने मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट, तो उस कॉस्ट को कहते हैं क्रैश कॉस्ट। क्रैश टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंस क्रैश कॉस्ट। और वैसे नॉर्मल टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंस नॉर्मल कॉस्ट। तो ये जो स्लोप है इसको कहते हैं कॉस्ट स्लोप। ये देखो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई ये नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो ये होता है हमारा कॉस्ट स्लोप, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। क्रैश टाइम क्या होता है, मिनिमम टाइम जिसमें एक्टिविटी को कंप्लीट किया जा सकता है, और इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंट जो कॉस्ट होती है उसको क्रैश कॉस्ट कहा जाता है। नॉर्मल टाइम क्या होता है, टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ वर्क। अगर हम नॉर्मल तरीके से काम करें उस वक्त जो टाइम होता है उसको कहते हैं हम नॉर्मल टाइम, और इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट इन्फिनाइट बन जाती है क्रैश टाइम पे। मतलब अगर हमें किसी काम को बहुत जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि पैसा कितना ज़्यादा लगेगा, तो ये माना जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिकम्स इन्फिनाइट एट द रेट क्रैश टाइम। इसके अलावा देखिए, कॉस्ट स्लोप गिव्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटी पर यूनिट टाइम। तो कॉस्ट स्लोप से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी एक्टिविटी को हमने टाइम उसमें कम करना है तो कितना एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फ्लोर एरिया रेशियो का क्या मतलब होता है। देखो, फ्लोर एरिया रेशियो होता है टोटल फ्लोर एरिया हर एक फ्लोर का, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उनका सम करके डिवाइडेड बाय प्लॉट के एरिया, तो इसको कहते हैं फ्लोर एरिया रेशियो, याद रखिएगा। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट माना जाता है डिटेल्ड एस्टिमेट को, और रिलायबल एस्टिमेट होता है हमारा प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग द रीइंफोर्समेंट माइल स्टील पर मैसन पर डे। मतलब एक मैसन द्वारा कितना स्टील हमारा कट सकता है, बैंड हो सकता है या बांधा जा सकता है, 375 किलो स्टील, ठीक है, 4.25 क्विंटल आप याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन फोर्स 100/200 mm। देखो हमें फॉर्मवर्क का एरिया निकालना है। तो फॉर्मवर्क होता है किसके बराबर है, स्पैन इंटू पेरीमीटर। ये मैंने पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो ये मेरा देखो फॉर्मवर्क का जो फटा लगेगा इसको रोकने के लिए यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा और यहाँ से लगेगा, बॉटम साइड से लगेगा, बट ऊपर से नहीं लगेगा। तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 400 + 200 + 400 1 मीटर, क्योंकि mm में मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर मेरा फॉर्मवर्क एरिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में भी देखो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप डिसमेंटल करते हो और उसमें ऐसा मटेरियल है जिसको बेच के आपको पैसा मिले, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। देखो नेगेटिव कैसे, मानो आपने मटेरियल को स्क्रैप करने के लिए, बिल्डिंग की तोड़ फोड़ के लिए 10,000 रुपया खर्चा किया तो किसी भी चीज़ में, और जब आपने मटेरियल बेचा वो 8,000 का ही आया, तो माइनस में आपका लॉस हुआ, डैट इज़ नेगेटिव स्क्रैप वैल्यू। और अगर 10 में आपको तोड़ फोड़ करना पड़ा और 12,000 मिला, डैट इज़ पॉजिटिव स्क्रैप वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू होती है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू विदाउट बीइंग डिसमेंटल एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। तो गाइज यहाँ पे 52 क्वेश्चंस बहुत है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स के। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सॉइल मैकेनिक्स, जो कि लास्ट सब्जेक्ट होगा हमारा।